हेलो गाइस, मैं हूं राकेश महमूद और आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में कि ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है। तो डायग्राम हमें नज़र आ रही है। इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है जिसको R1 से ज़ाहिर किया गया है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की भी रेजिस्टेंस है जिसको जो है वो R2 से ज़ाहिर किया गया है। तो ये मैं बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है ये शायद कोई बैरूनी रेजिस्टेंस है जिसको ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाया गया है, या जिस तरह ये सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस R2 है ये शायद कोई बैरूनी रेजिस्टेंस है जिसको सेकेंडरी वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये वाइंडिंग की अपनी रेजिस्टेंस है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो है R1 और R2 बिल तरतीब जो है ये अपनी ही रेजिस्टेंस है जिसको वाइंडिंग से बाहर जो है वो अलामती तौर पर दिखाया गया है। तो अगर हम बात करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो होती क्या है, तो अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को, इस R1 रेजिस्टेंस को ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ही फर्ज कर लिया जाए कि ट्रांसफार्मर की ये जो प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस R1 है ये प्राइमरी में मौजूद नहीं है, ये सेकेंडरी के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे आके R1 की वैल्यू जब सेकेंडरी में आएगी तो सेकेंडरी में आके ये प्राइमरी की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगी और इसको जो है R1 डैश से ज़ाहिर किया जाएगा। तो सेम बिल्कुल इसी तरह अगर जो है ट्रांसफार्मर की ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है इसको जो है अगर प्राइमरी के अंदर फर्ज कर लिया जाए तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो है जब ये आएगी तो यहाँ पे ये जो है सेकेंडरी की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगी और इसको यहाँ पे जो है वो R2 डैश से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग को दूसरी वाइंडिंग के अंदर फर्ज करना जो है यही जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। हम किसी भी ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को दूसरी वाइंडिंग के अंदर जो है वो फर्ज कर लेते हैं। तो जब एक वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को दूसरी वाइंडिंग के अंदर फर्ज करते हैं तो वहाँ पे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाती है। तो मज़ीद हम बात करते हैं कि हम ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग को दूसरी वाइंडिंग के अंदर फ़र्ज करते क्यों हैं। तो ऐसा इस वजह से किया जाता है कि अगर हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस मालूम कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर की टोटल रेजिस्टेंस या उसके वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो वाइंडिंग्स पे काम करना पड़ेगा। प्राइमरी वाइंडिंग पे अलग से काम करना पड़ेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो है वो अलग से काम करना पड़ेगा। इस तरह से हमारी कैलकुलेशंस जो है वो दोनों वाइंडिंग पर अलग अलग काम करने पर क्या होंगी, लंबी और पेचीदा हो जाएंगी। तो वाइंडिंग्स को जो है, जो कैलकुलेशंस जो हैं उसको जो है वो सिंपल रखने के लिए क्या किया जाता है कि दो की बजाय एक ही वाइंडिंग जो है उसको फ़र्ज कर लिया जाता है और जिस वाइंडिंग को फ़र्ज किया जाता है उस वाइंडिंग में दूसरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को भी शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह दो की बजाय एक वाइंडिंग पर काम करना पड़ता है, तो जिससे वाइंडिंग सादा, आसान और हो जाती हैं और ये ज़्यादा पेचीदा भी नहीं होती। तो मज़ीद बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू द सेकेंडरी, कि अगर हम ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है उसको सेकेंडरी के अंदर फ़र्ज करें, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जो है उसको ज़ाहिर नहीं किया हुआ, बल्कि प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जो R1 है उसको हम सेकेंडरी के अंदर ले गए हैं। अगर हम स्क्रीन पे देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस R1 जो है उसको हमने सेकेंडरी के अंदर फ़र्ज कर लिया है और ये सेकेंडरी के अंदर आके जो है R1 डैश से ज़ाहिर हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, R1 डैश को प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द सेकेंडरी। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अब यहाँ पे K क्या है। K जो है असल में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जिसकी बात हम पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेजेस जो हैं उनके दरमियान निस्बत है, या ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स और प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स जो है उनके दरमियान निस्बत है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस R1 है उस पे इसका स्केयर जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से R1 डैश जो है हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से
R2 और R1 डैश दोनों को जमा करेंगे, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इस फार्मूले को हम देखें तो R02 क्या होगा, ट्रांसफार्मर की टोटल रेजिस्टेंस होगी। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की रेजिस्टेंस क्या है जी, R2, और जब प्राइमरी की रेजिस्टेंस सेकेंडरी की तरफ गई तो वो वहाँ पे जाके R1 डैश कहलाई। तो R2 और R1 डैश दोनों को जमा करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, और उसको R02 से ज़ाहिर करेंगे कि ये सेकेंडरी के लिहाज से ट्रांसफार्मर की टोटल रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद R2 इसी तरह से रहेगी, और जो R1 डैश है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, R1 को क्या करेंगे, के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू द प्राइमरी, कि अगर ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बनाना चाहते हैं रेफर टू द प्राइमरी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की रेजिस्टेंस है उसको प्राइमरी के अंदर फर्ज कर लिया जाएगा। हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है वो सेकेंडरी के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि उसको हमने कहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया है, उसको हमने जो है वो प्राइमरी के अंदर फ़र्ज़ कर ली है। तो सेकेंडरी की रेजिस्टेंस जो R2 डैश थी उसको हमने क्या किया है, प्राइमरी के अंदर फ़र्ज़ कर लिया है। तो सेकेंडरी की रेजिस्टेंस R2 जब प्राइमरी के अंदर आएगी तो वो R2 डैश कहलाएगी, ठीक है जी। और R2 डैश की वैल्यू कैसे मालूम करनी है, R2 डैश की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, R2 की वैल्यू को के स्केयर पे तकसीम करेंगे, और के स्केयर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। तो इस तरह से R2 डैश हम देख सकते हैं, R2 डैश और R1 दोनों को जमा करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, जिसको R01 से शो करेंगे। R01 क्या, ट्रांसफार्मर की टोटल रेजिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। तो सेम इसी तरह आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है कि R1 इसी तरह से, और जो R2 डैश है, R2 डैश की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है, R2 को जो है के स्केयर पे तकसीम किया है तो वो R2 डैश की वैल्यू आ गई है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद हम देखें कि जिस तरह से ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंसेस को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग के अंदर जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, फ़र्ज किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह ट्रांसफार्मर की जो रिएक्टेंसेस हैं उनको भी जो है एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग के अंदर जो है वो फ़र्ज किया जा सकता है। तो रिएक्टेंसेस को जो है वो X1 और X2 से शो करते हैं। इसको मैं स्क्रीन पे हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको वाज़िया हो जाए। जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस है उसको X1 से, और जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस है उसको X2 से शो किया गया है। तो अगर हम क्या करें, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस है उसको प्राइमरी के अंदर फ़र्ज करें, तो प्राइमरी वाइंडिंग में आके ये क्या कहलाएगी, ये X2 डैश कहलाएगी। आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस है उसको हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने उसको सेकेंडरी में फ़र्ज नहीं किया बल्कि उसको प्राइमरी की तरफ ले गए हैं। तो प्राइमरी में जाकर ये X2 डैश कहलाएगी, और X2 डैश की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या किया जाएगा, X2 को के स्केयर पे तकसीम किया जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि X2 डैश की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, X2 की वैल्यू को के स्केयर पे तकसीम करते हैं। तो इस तरह से ये जो टोटल रिएक्टेंस प्राइमरी में बन जाएगी। X01 क्या है, ट्रांसफार्मर की टोटल रिएक्टेंस, और इसको X01 से शो करेंगे, और X1 जो कि प्राइमरी की अपनी रिएक्टेंस थी, उसके बाद X2 डैश जो कि सेकेंडरी की रिएक्टेंस प्राइमरी में आई, और उसके बाद X1 इसी तरह से, और X2 डैश की जगह क्या किया गया है, X2 को के स्केयर पे तकसीम कर दिया गया है। तो इस तरह से जो एक वाइंडिंग के अंदर ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग की रिएक्टेंस जो है वो शामिल है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू द सेकेंडरी, तो अगर हम क्या करें, सेकेंडरी के लिहाज से जो है ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, तो क्या करना पड़ेगा, हम देख सकते हैं जो डायग्राम ए है, ए डायग्राम में अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस X1 इसी तरह से है, और सेकेंडरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस X2 इसी तरह से है। तो अगर क्या किया जाए, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस को जो है वो सेकेंडरी के अंदर फ़र्ज कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस ख़त्म हो गई है। हमने इसको कहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया है, इसको हमने सेकेंडरी के अंदर जो है वो फ़र्ज़ कर लिया है कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर मौजूद है। तो प्राइमरी की रिएक्टेंस X1 जो है वो सेकेंडरी के अंदर जाके X1 डैश कहलाएगी, और X1 डैश मालूम करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल जो रेजिस्टेंस के साथ किया था। R1 डैश मालूम करने के लिए हमने क्या किया था कि R1 को K स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। X1 डैश जो है हम कैसे निकालेंगे कि X1 को हम K स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर की कुल रिएक्टेंस आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, यानी कि X02 जो है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस है, यानी कि ये सेकेंडरी की टोटल रिएक्टेंस है सेकेंडरी के लिहाज से। तो X2 जो है वो सेकेंडरी की रिएक्टेंस ऑलरेडी थी, और प्राइमरी की रिएक्टेंस जब सेकेंडरी की तरफ गई तो वहाँ पे जाके ये X1 डैश कहलाई। उसके बाद X2 इसी तरह से, और X1 डैश की जगह उसकी वैल्यू X1 को K स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर की कुल रिएक्टेंस आ जाएगी। अगर हम देखें तो अभी तक हमने जो है वो दो चीज़ें मालूम की हैं, एक ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी और रेफर टू द सेकेंडरी। रेफर टू द प्राइमरी जो है वो R01 है, और रेफर टू द सेकेंडरी जो है वो R02 है। इसी तरह दूसरी चीज़ हमने जो मालूम की है वो ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है। ठीक है, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू द प्राइमरी जो है वो X01 है जिसको हमने मालूम किया है, और जो ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू दी सेकेंडरी है वो क्या है X02। तो हमने ये मालूम किया है, यानी कि R01, R02 और X01 और X02 हमने मालूम किया है। तो ट्रांसफार्मर की हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गई है और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस भी आ गई है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का जो वेक्टर मजमुआ होता है वो इम्पीडेंस कहलाता है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर की जो है इम्पीडेंस को भी मालूम कर सकते हैं। तो इम्पीडेंस क्या होगी, RZ01 जो है वो ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू द प्राइमरी, और Z02 जो है, यहाँ पे मैं दोबारा एक दफ़ा आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, जो Z01 है वो ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी रेफर टू प्राइमरी है, और Z02 जो है वो भी ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, लेकिन वो रेफर टू दी सेकेंडरी है, यानी कि जब तमाम रेजिस्टेंसेस और तमाम रिएक्टेंसेस को जो है वो सेकेंडरी में जमा किया जाए। तो अगर हम क्या करें, R01 और X01 इन दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे जो है स्लाइड के ऊपर स्क्वायर नहीं शो किया गया, R01 के ऊपर भी स्क्वायर है और X01 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो R01 का स्क्वायर और X01 का स्क्वायर, ठीक है, इनको जो है वो जजर के अंदर जमा किया जाए। आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो 1/2 है, और 1/2 जो है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। तो ऊपर चाहे स्क्वायर रूट लगा ले चाहे 1/2 लगा ले। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम क्या करेंगे, R01 और X01 दोनों का स्क्वायर जमा करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, उसको हम Z01 से शो करेंगे। इसी तरह ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू दी सेकेंडरी भी मालूम की जा सकती है। वो क्या करेंगे कि R02 का स्क्वायर और X02 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स जो हैं इन दोनों को जमा करेंगे जजर के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर भी 1/2 पावर लगी हुई है, तो 1/2 जो है ये जजर की कीमत है। तो जजर के अंदर R02 और X02 इन दोनों के स्क्वायर को जमा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो Z02 होगा, यानी कि ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू दी सेकेंडरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।